generation via the it is transferred to the next generation, like from parents to their offspring, like that. And evolution, in evolution, how humans are evolved, as we know our ancestors are monkeys. So how we evolved from monkeys and how other animals evolution will study in detail in this chapter. Okay, so you understand overall what we will study in this chapter. So to start this chapter, first we let us understand how heredity and their heredity changes we understand from which are those scientists who study in detail about this, and we got to know about the heredity and hereditary changes. So in 1886, George Mendel, who studied the genes characters, जॉर्ज मेंडल ने क्या किया था कि जीन के जो भी कैरेक्टर्स है वो डिटेल में स्टडी किए थे, इसलिए उनको मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद 1901 में यूगो डी वायरिस साइंटिस्ट ने म्यूटेशनल थियोरी के बारे में रिसर्च किया था। मतलब क्या कि म्यूटेशन कैसे होता है और म्यूटेशन की वजह से एनिमल्स में क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में स्टडी किया था। देन इन 1902 वॉल्टर एंड सुटन ने स्टडी किया था पेयर्ड क्रोमोसोम्स। वॉल्टर एंड सुटन ने क्या किस ठीक है, तो हमने ये तो समझा कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से टॉपिक पे स्टडी किया था, मतलब जेनेटिक्स में। हेलो, हाँ मैम, हाँ बोलो। वायरस भी तो एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसमें डीएनए। What is basically heredity and heredity changes? It is the definition of the heredity changes in which the science of heredity is useful for the diagnosis, treatment, and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial process in which microbes are used. That means what? कि हम लोग ये जो हेरिडिटी जो भी जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस मतलब किसी भी कोई पर्सन को अगर जेनेटिक डिजीज हुआ हो तो वो जीन्स के स्टडी करके हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको कौन सा डिसऑर्डर या फिर डिजीज हुआ है। उसका ट्रीटमेंट, अगर मैंने जीन को स्टडी कर लिया तो उसका ट्रीटमेंट क्या मैं दे सकती हूँ वो भी हम लोग को समझ जाएगा। और ये डिजीज ना हो इसलिए प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं ये भी हम लोग हेरिडिटी के बारे में डिटेल स्टडी करके हम लोग को समझ जाएगा। उसके बाद हम लोग यही जीन्स में चेंजेस करके हाइब्रिड वैरायटीज बना सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी मतलब क्या कि जैसे कि कोई तो एक ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी हॉर्स और डोंकी का दोनों को मिक्सचर करके मैं एक ऑर्गेनिज्म बना सकती हूँ, जैसे म्यूल हो गया जो कि हॉर्स और डोंकी का कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी बनाना। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन्स पे स्टडी करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे अभी हम याकुल्ट जो प्रोडक्ट आता है मार्केट में, ये भी क्या है माइक्रोबियल प्रोसेस से बनाया हुआ है, प्रोबायोटिक बोलते हैं उसको। तो इसका क्या यूज है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब हम लोग याकुल्ट पीते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस अच्छा करते हैं, मतलब डाइजेशन के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चैप्टर स्टडी करने वाले हैं क्योंकि हम लोग को इसमें से डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इसमें से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और हाइब्रिड वैरायटी कैसे बनानी है, और इंडस्ट्री में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम लोग उसमें प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये आज डिटेल में स्टडी करेंगे। हाँ, तो ये सब स्टडी करने से पहले उसके पहले हमें ये जानना है कि आरएनए क्या होते हैं और क्यों हमें आरएनए स्टडी करना है। बेसिक आरएनए क्यों स्टडी करना है ये हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग आरएनए के टाइप्स देखते हैं। सो बेसिक देयर इज 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज एमआरएनए। एम फॉर मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का शॉर्ट फॉर्म एमआरएनए है। इसका काम क्या है, वो एनकोड करता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। अभी ये क्या है ये हमें अभी नहीं समझेगा, हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि इन डिटेल ये क्या होता है। उसके बाद में है टीआरएनए। टीआरएनए इज द ट्रांसफर ऑफ आरएनए। हाउ आरएनए ट्रांसफर आर जो भी कोड्स है वो ट्रांसफर करने के लिए टीआरएनए बेसिक इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये दिस ब्रिंग्स अबाउट अमीनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये ट्रांसफर करने का काम करता है। And then third है ribosomal RNA. What is ribosomal RNA basically? With the ribosomal protein makes up the ribosomes, the organelles that translate the mRNA. ये अभी नहीं समझेगा, कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग आगे देखते हैं, फिर भी नहीं समझा तो तुम लोग मुझे पूछ लेना। तो अभी इधर डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो मैसेंजर आरएनए
इधर जो this is a messenger RNA which is a straight in structure, while ribosome RNA is present in ribosomes, and the tRNA here you can see it is as a tRNA as a hairpin model. So till here you understand? Any doubt? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? The ribosomes is present inside the cell. Inside the cell there is a ribosomes. राइबोसोम का काम क्या है? बेसिक राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, जो कि हमारे जो सेल है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है. द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस. अभी ये जो राइबोसोम्स है वो आरआरएनए और प्रोटीन से बना हुआ रहता है. मतलब राइबोसोम्स में प्रोटीन्स और आरआरएनए ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं. अभी ये जो राइबोसोमल आरएनए है उसके दो टाइप्स है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम. अभी इधर तुम लोग एक टर्म देखोगे, जैसे कि ये जो S है, तो ये S क्या होता है? ये 70S जिसको बोलते हैं वो S मतलब स्वीडेनबर्ग यूनिट. मतलब क्या कि जो भी पार्टिकल, जैसे राइबोसोम का टेस्टिंग करते हैं तो जो भी पार्टिकल सेडिमेंट होता है मतलब नीचे सेटल हो जाता है. जैसे कि अगर कोई सैंड को मैं पानी में डाल दूं तो सैंड क्या नीचे सेटल हो जाता है. तो वो जो सेटलमेंट का जो यूनिट है उसको स्वीडेनबर्ग बोलते हैं. तुम लोग को ये अभी डिटेल में नहीं है बट पता होना चाहिए कि क्या होता है 70S. ये S मतलब स्वीडेनबर्ग यूनिट रहता है. तो ये हमेशा याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं उनमें 70S राइबोसोम्स रहते हैं, और जो कि यूकैरियोटिक सेल है उसमें 80S राइबोसोम रहते हैं. ये नंबर से याद रख. हाँ बोलो. सच चैप्टर पढ़ते हैं और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया कि 80S राइबोसोम्स रहते हैं जो कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं. तो ये जो 80S है, ये 80S राइबोसोम बनता किससे है? तो 80S में 60S प्लस 40S. 60 प्लस 40 कितना होता है? डोग्मा. सो व्हाट इज बेसिकली सेंट्रल डोग्मा? इधर जो पिक्चर है, ये पिक्चर से आपको नहीं समझेगा, मैं बताती हूँ. आपका आवाज नहीं आ रहा मैम. मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है क्या? थोड़ा जोर से बोलिए. हाँ अभी आ रहा है. यस. So we'll move ahead with the central dogma. So what is basically central dogma? It is a process in which RNA, the genes present in the form of DNA, participate in functioning of cell. मतलब क्या कि DNA के जो जीन्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं, उसके जीन्स प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो जो भी डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस को यूज करके हम लोग प्रोटीन बनाने वाले हैं. ठीक है. सो दिस प्रोटीन से सिंथेसिस बाय डीएनए से आरएनए के साथ में मिलकर जो प्रोटीन बनता है उसको प्रोटीन सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं. मतलब क्या सेंट्रल डोग्मा? डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है. इधर देखो डायग्राम में तुम्हें समझेगा कि ये जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है. ठीक है. ये न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए का सीक्वेंस लेके, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है वो इंफॉर्मेशन आरएनए लेगा, और आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा. किधर आएगा? सेल में आएगा. मतलब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाहर आएगा. न्यूक्लियस के बाहर आरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में, और ये आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा. मतलब क्या किया? डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आरएनए ने लिया, और आरएनए ने लेके क्या किया? उससे प्रोटीन बनाया. वो प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. उसको ही सेंट्रल डोग्मा ही बोलते हैं. तो समझा सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा जिसमें हम लोग प्रोटीन. हाँ हेलो कशिश, क्या हुआ? हाँ ठीक है. तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? जिसमें हम लोग डीएनए का इंफॉर्मेशन लेंगे. कौन लेगा? आरएनए लेगा. आरएनए और डीएनए किधर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. तो न्यूक्लियस से, जैसे कि अभी ये जो सेल है. मैम आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है. आ रहा है? अभी सब कुछ स्लो जा रहा है क्या? मतलब क्या हो रहा है? आवाज आ ही नहीं रहा है क्या? एकदम कम सुनाई दे रहा है. ठीक है. सो बेसिकली जो भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और एमआरएनए उनके बीच में आता है, और आके क्या करता है? डीएनए का एक स्ट्रैंड का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉपी कर लेता है खुद के स्ट्रैंड के ऊपर. ठीक है.
इधर तक समझ है? किसको नहीं समझ ऐसा कोई है? देखो ये जो डायग्राम है, नीचे जो डायग्राम है उसमें भी वो वही बता रहा है कि देखो डीएनए के स्ट्रैंड्स खुल गए और ये एमआरएनए कॉपी कर ले रहा है डीएनए का जो भी सीक्वेंस है वो, ठीक है। सो द एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। ओनली वन ऑफ दिस टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। मतलब क्या, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स है उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन एमआरएनए कॉपी कर लेगा, ठीक है। The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strands used for the synthesis. मतलब क्या, डीएनए के जो भी दो स्ट्रैंड्स है उसमें से एक ही स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन एमआरएनए कॉपी कर लेगा, ठीक है। और जो कि कॉम्प्लीमेंट है, कॉपी करना मतलब क्या, जैसे तुम लोग एग्जाम में करते हो आगे वाले लिखा है वैसे ही कॉपी पेस्ट नहीं, इसमें वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या कि जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है उसके अपोजिट न्यूक्लियोटाइड वो कॉपी कर लेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अभी न्यूक्लियोटाइड में तो जैसे पेरेंट, अभी कोई भी बेबी बॉर्न होता है तो बोलते हैं कि देखो ये एनी न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये जो हमने कोडन ये भी कोड्स देखे थे तो उसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि एबीसी है उसमें से बी ऊपर गया और ए अगर नीचे आया, ऐसे थोड़े चेंजेस हो गए अगर जीन में तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। मतलब क्या, एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज व्हिच इज नथिंग बट म्यूटेशन। तो ये जो चेंजेस है जिसमें इवोल्यूशन। सो व्हाट इज इवोल्यूशन? So what is evolution? A very slow going process through which development of organism is achieved. The formation of a new species, नए species बनना due to change in the specific characters of several generations. Already जो generation exist करती है उसमें जो changes हो जाते हैं उसमें changes होने की वजह से evolution होता है, ठीक है। As a response to natural selection, मतलब ये जो evolution होता है वो naturally होता है, हम लोग खुद से नहीं डिसाइड करते कि आज इवॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन होता है वो नेचुरली होता है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। समझे इवोल्यूशन क्या है? हमेशा याद रखना एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी इज द इनसाइड, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर, इनसाइड द बॉडी जो पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर में जो स्टडी करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। थर्ड इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब यूजलेस ऑर्गन बट जो फिर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब कार्बन डेटिंग, वो सब तो हम लोग देखेंगे। कनेक्टिंग लिंक, क्या दोनों में कनेक्टिंग लिंक है? अगर जैसे ह्यूमन और मंकी में कनेक्टिंग लिंक क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मतलब एम्ब्रियो अगर देखोगे, मंकीज का जो भी बेबी का ग्रोथ होता है और ह्यूमंस के बेबी का ग्रोथ इन मदर के वूम में, तो वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। So we'll see first is the morphological evidence. So as I said, by looking at the outer structure of the animals, there are various similarities like structure of the mouth. If we see the structure of mouth of monkey and humans, there is almost same structure of mouth. Position of eyes, they have eyes on their face only, like they don't have eyes on their hands or somewhere like this. So that will show us that there is a morphological properties are similar. What the third similarity is the structure of nostrils. They also have the two nostrils, ear pinna. They also have the ear pinna. Thickly distributed hairs on the body are seen in animals. If we look at their skin, they also have the thick hairs on their body. Same humans also have the hairs on their body. These are all differences of animals. If we look at the similarities in the plants, if we look at the similarities in different plants, like if we in mango plant and if we see in the chiku plant, they have the leaf, they both have their leaves, they have the leaf has this shape, leaf venations, both leaves have the venations, they both have petiole. That means there, if we look at the outer structure of the leaves, they have the similar characters. So what does this indicate? It indicates that there are some similarities in those groups, hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. मतलब क्या? If we look at the animals and plants, they have similarities between two animals, between lots of animals have similarities.
Similar in plants, every plants have leaves, fruits, and other parts. That means that parts are always present in every plant. Okay, if we see here, ये एनिमल्स देखो, अगर जैसे ये डॉग हो गया, डॉग को 2 आईज है, एक नोज, एक माउथ. सिमिलर कैट, काऊ हो गई, हॉर्स को शेप, रैबिट, पिग, डोंकी, या फिर गूस, पिकॉक, गोट, चिकन. अगर इसमें देखोगे तो ये सब में उनको 2 आईज, एक नोज है, माउथ है. तो मतलब क्या हम लोग बता रहे हैं कि इनका हमारे जो एंसेस्टर्स है उनसे ये इवॉल्व हो गए हैं. मतलब सबको, हम लोग को भी यही चीज है, जैसे 2 आईज हो गए, एक नोज हो गया, ईयर्स हो गए 2, तो इनको भी सेम है. तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है कि हमारे एंसेस्टर्स से हम लोग इवॉल्व हो गए हैं. ठीक है, जैसे कि प्लांट का मैंने बताया था, लीव्स है, लीव्स को वेन्स है, पिटियोल हो गए, मार्जिन्स हो गए, जैसे लीव्स को मार्जिन्स है. ठीक है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि ये प्लांट्स भी एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, तो ये हो गए मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या थे कि उसका आउटर स्ट्रक्चर देख के, आउटर स्ट्रक्चर की सिमिलरिटीज देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि इनके एंसेस्टर सेम है. ठीक है, मतलब ये इवॉल्व हुए हैं. ऐसे डायरेक्टली जब अर्थ बनी तो डायरेक्टली प्लांट नहीं बने, तो ये इवोल्यूशन से बने हैं. ये इंडिकेट करता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है, समझा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. Similarly, use of each of those structures is different in respective animals. However, there is similarity in structure of bones, bony joints in organs of each of those animals. This similarity indicates that those animals may have common ancestors. So if we'll see in detail, here you can see like man have hands, cheetah hand. You can see if in this hand, इधर देखो, इसको 5 फिंगर्स है, मतलब फिंगर से ही, जो 5 नंबर नेसेसरी नहीं बट है. सिमिलरली हियर इसको भी फिंगर्स है. वेल का देखो, नंबर सेम नहीं रहे बट उसको भी प्रेजेंट है और उसका काम भी अलग रहे. जैसे वेल का काम क्या है, स्विमिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन का स्विमिंग के लिए क्या नहीं, तो स्विमिंग हम भी कर सकते हैं बट हमारा बेसिक काम क्या है, खाने का. जो भी हैंड्स के हमारे जो काम है वो सेम इनके ना हो बट उनको सेम प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में. जैसे इसको फिंगर्स है, सिमिलरली चीता हो गया, वेल. बैट का भी स्ट्रक्चर देखो, इसको भी फिंगर्स है बट इसका काम क्या है, फिंगर्स का काम फ्लाई करने के लिए. मतलब उनका काम अलग हो, जो भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसके. जैसे हैंड के सबका काम अलग हो बट सबके स्ट्रक्चर अगर देखोगे एनाटॉमिकल इनसाइड में देखोगे तो सबको सेम ही है. जैसे ह्यूमन को फिंगर्स है, ये एनिमल को भी फिंगर है. जॉइंट्स भी देखो, इसको भी इधर जॉइंट्स है, देखो जॉइंट्स है. सिमिलरली इधर भी इसको जॉइंट्स है. तो हमारे जो बॉडी में प्रेजेंट है वो सेम उनके बॉडी में भी प्रेजेंट है. that doesn't depend on the function but anatomically they are the same. ठीक है, तो अभी जो मैंने पढ़ा था इधर, there is similarity in structure of bones and bony joints in organ of each of those animals. उनके जो बोन और जॉइंट्स में सेम है, काम सेम ना रहे बट सिमिलरिटी है एनाटॉमी में. This similarity indicates that those animals may have common ancestors. तो ये एनिमल्स एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, ये इंडिकेट करता है. तो एनाटॉमिकल एविडेंस और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में डिफरेंस समझा. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम लोगों ने क्या देखा, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी एनिमल्स है वो मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखते हैं. जैसे 2 आईज हो गए, नोज, ईयर्स हो गए. जैसे प्लांट में उसको लीव्स है, लीफ वेनेशन है, पिटियोल है. तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, वो एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं. वैसे ही एनाटॉमिकल एविडेंस में हम लोगों ने देखा कि बैट, चीता, ह्यूमन और वेल में हैंड्स है बट हैंड का काम अलग हो बट हैंड में सिमिलरिटी है. जैसे फिंगर्स हो गए, जॉइंट्स हो गए. तो ये सिमिलरिटी इंडिकेट करते हैं कि वो एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, इधर तक किसी को कुछ डाउट है, किधर किसी को नहीं समझा है? ठीक है, अगर नहीं समझा रहेगा तो पूछ लेना. अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, एविडेंसेस देख रहे हैं इवोल्यूशन के. हम लोगों ने 2 एविडेंस देखे हैं, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल. द नेक्स्ट वन इज वेस्टिजियल ऑर्गन. जैसे मैंने अभी बताया, वेस्टिजियल नाम से ही समझता है, जो वेस्टिजियल है मतलब क्या, यूजलेस है. ठीक है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन क्या है, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप. डीजेनरेट हो गया मतलब उसका कुछ काम नहीं है, या फिर अंडर डेवलप्ड है, अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं.
ऐसे यूजलेस ऑर्गन मतलब डीजेनरेट हो गया मतलब क्या, वो काम नहीं कर सकते तो वो यूजलेस हो गए। अंडर डेवलप्ड है, अभी तक डेवलप ही नहीं हुए, तो उसका एज डेवलप नहीं हुआ तो एज यूजुअल उसका काम नहीं रहेगा, तो इसलिए वो यूजलेस हो गए। तो ये से जो यूजलेस ऑर्गन्स है ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। So the degenerated or underdeveloped useless organs of organism are called vestigial organs. Structure under different situation may become useless or even harmful. मतलब क्या, ये जो ऑर्गन्स है जो कि यूजलेस है, वो कभी कभी हार्मफुल होने के भी चांसेस है। Such structures begins to degenerate under certain situations as per principle of natural selection. ये अभी कभी डिजेनरेट हो गए, वो नेचर डिसाइड करेगा, हम खुद से डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे नहीं चाहिए तू चला जा। जैसे अभी हैंड हो गया, हैंड हम कभी अगर बोलते क्या नहीं हैंड का यूज नहीं है तू चला जा, तो जाएगा क्या, नहीं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन से होता है, अपने आप होता है, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। इसको बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता है, उसको बहुत सारे इयर्स लगते हैं। Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. Such organs can be seen in different phases. अलग-अलग phase में हम लोग देख सकते हैं disappear होता है ये। Such organs, though non-functional in certain organisms, it may be functional in other organisms. It is not vestigial in other organisms. अभी इसका basic meaning क्या है कि अभी इधर बोला कि डिफरेंट फेज में डिसअपियर होता है, हम लोग को दिखता है। जैसे एक एग्जांपल हो गया टेल, जैसे मैंने बोला कि हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए हैं, बट मंकीज को टेल है, हमें टेल है क्या, नहीं। तो ये क्या दिखाता है कि मंकी के फेज में टेल है क्योंकि उसको यूजफुल है प्लांट से एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप करने के लिए, या फिर नीचे ऐसा उतरने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए टेल है उसको। बट ह्यूमन चाहते हैं क्या ट्री पे चढ़ने के लिए, नहीं। तो हम लोग को ऐसा टेल की जरूरत नहीं है। तो हमारे बॉडी में टेल वैसे भी नहीं है, बट टेल बोन है। तो ये टेल बोन हमारे बॉडी में नॉन फंक्शनल है, मतलब हमें उसका कुछ यूज नहीं है, बट यही बोन मंकी के यूजफुल हो सकता है। जैसे अभी हमारे बॉडी में अपेंडिक्स है, पता है लोगों को अपेंडिक्स ऑपरेशन होता है। जैसे मैंने अभी पढ़ा था कि ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है यूजलेस हो सकते हैं किसी के लिए, बट कभी कभी हार्मफुल होते हैं। तो ये जो अपेंडिक्स का जिसके ऑपरेशन होता है उनके लिए अपेंडिक्स हार्मफुल होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, इसलिए उनका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये अपेंडिक्स क्यों है, तो जो कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, वो क्या करते हैं, रूमिनेशन करते हैं। रूमिनेशन मतलब क्या कि जो भी फूड वो अभी फूड दिया तो फटाफट खा लेते हैं, तो खाने के बाद एक जगह पे बैठ जाते हैं, वो खाया हुआ फूड फिर से माउथ से निकाल के उसको चर्निंग करने लगते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी खाया हुआ फूड है उसको फिर से माउथ में लाना। ह्यूमन ऐसे करते हैं क्या, आप करते हो कभी, अभी फूड खा लिया फटाफट और बाद में थोड़ी देर के बाद बैठ के वही फूड फिर से चबाते रहते हैं, नहीं, ऐसे हम लोग नहीं करते। तो इसीलिए हमारे बॉडी में ये नॉन फंक्शनल है। तो जो कि काऊ और बफेलो को बॉडी में अपेंडिक्स का फंक्शनल है रूमिनेशन के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी में से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे अभी अपेंडिक्स का मैंने बोला, which is useless in humans is useful in functioning other organisms for rumination. मसल्स ऑफ ईयर पिना, हमारे बॉडी का जो ईयर पिना का जो मसल्स है जो यूजलेस है हमारे बॉडी के लिए, बट मंकीज के लिए ईयर पिना के मूवमेंट, जैसे सुनते हैं ना वो दूर तक का सुनने के बाद वो मूवमेंट करते हैं, उनके लिए वो बेनिफिशियल है, बट ह्यूमंस के लिए हम लोग को नहीं सुनना है किधर का, तो हमारे लिए वो यूजलेस है। जैसे मैंने अभी बताया कि अपेंडिक्स, अभी कौन जो हाँ जैसे अभी बताया कि अपेंडिक्स हमारी बॉडी में यूजलेस है क्योंकि हमें रूमिनेशन नहीं करते, अदर एनिमल्स में रूमिनेशन करते हैं, इसलिए वो उनके लिए यूजफुल है, ठीक है। जैसे मैंने ईयर पिन्ना के मसल्स के बारे में बताया कि ह्यूमंस को ईयर पिन्ना का एज सच कुछ यूज नहीं है, बट मंकीज को यूजफुल है। और कौन से ऑर्गन्स है, जैसे कि टेलबोन का मैंने बताया था, विजडम टीथ, हमें विजडम टीथ आते हैं, उसका एज सच हमें कुछ यूज नहीं है। विजडम टीथ अदर एनिमल्स के लिए यूजफुल है क्योंकि वो कच्चा फूड खाते हैं, तो उसको वो विजडम टीथ की वजह से वो कच्चा फूड को प्रॉपरली चर्न कर सकते हैं। हम लोग फूड को कच्चा नहीं खाते, तो हम लोग एज सच विजडम टीथ का कुछ यूज नहीं है। बॉडी हेयर्स हो गए, ये बॉडी हेयर्स का भी हमें तो उसका एज सच कुछ यूज नहीं है। बॉडी हेयर्स हम लोग को करते हैं, बट वो एनिमल्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। हम लोग के पास एडवांस टेक्निक है, तो हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठंड से, एनिमल्स के लिए नहीं है, इसलिए उनके बॉडी में बॉडी हेयर्स है जो कि हमारी बॉडी में यूजलेस होने का। तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है?
हेलो मैम, आपकी आवाज अटक रही है। अभी तक जो समझा है वो समझा। आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। मैम आपका लास्ट का पॉइंट समझाओ फिर से। हाँ बताती हूँ, बट मेरा आवाज आ रहा है क्या? क्योंकि मेरा इंटरनेट का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। अभी आवाज आ रही है? फ्रीज हो गया, आपका वीडियो यस, अभी फ्रीज आवाज हो आ रही गया। है। हेलो मैम मैम अनम्यूट करो। हाँ अभी आवाज आ रही है? हाँ यस। हाँ ठीक है। तो वी हैव सीन वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे अभी मैंने बताया था अपेंडिक्स, जो कि हमारे बॉडी में यूजलेस है। फिर ईयर पिन्ना हो गया, विच इज यूजलेस टू ह्यूमंस एंड यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। उसके साथ टेलबोन का मैंने बताया था, जो कॉकिक्स, हमें टेलबोन एज सच नहीं है तो उसको कुछ यूज नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स में अपेंडिक्स हो गया, गूज बम्स, विजडम टीथ हो गए। ठीक है, तो इधर तक समझा हम लोगों ने जो भी थियरीज ऑफ इवोल्यूशन देखे थे। हाँ, तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन देखा था, तब उसमें क्या बताया था कि जब सबसे फर्स्ट ओशियन में जो आए थे वो कौन थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए, इवॉल्व हो गए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद वो इवॉल्व हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद